देखिए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री में हम लोग तीसरा चैप्टर धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल का स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए तत्वों के उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु अधातु को दो धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु के उदाहरण मालूम है, आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर, जो आपके उसमें है पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं, जो एस ब्लॉक में है, वो सब धातु में आएंगे। अधातु में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स धातु में आएंगे। तो अधातु के उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि हैं। इनमें धात्विक चमक होती है, इसमें कठोरता होती है, ठीक है, धातु में, और इसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। कमरे के ताप पर ये ठोस रूप में ही बनी रहती हैं। आघात वर्धता यानी धातु को पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है, ठीक है। और तन्यता इसमें होती है, यानी धातु को पतली तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। इसमें विद्युत ऊष्मा के चालक होते हैं। सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है इनका। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व गलनांक सबसे कम होता है। ध्वनिक इसमें धातुओं में कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा होती है। जो विद्यालय में हमारे घंटी लगती है, बेल लगता है, वो धातु का ही बना होता है, इसलिए धातु पीतल का या लोहे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उससे आवाज़ आती है। अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये आयोडीन एक धातु जो चमकीला होता है। इससे कठोर नहीं होते हैं। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का जो अपर रूप है, हीरा इस हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धता नहीं होती हैं। धातुओं में तन्यता नहीं होती है। धातुएं विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट केवल ऐसा अधातु है, यानी जो कार्बन का जो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट बताया था, जो हार्ड तो नहीं होता, सॉफ्ट होता, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके गलनांक और घनत्व तो कम होते हैं। अधातुएं धात्विक ध्वनिक नहीं होती, इससे आवाज़ नहीं निकलती है। धातुओं के गुणधर्म में देखा जाए कि धातुएं जब अभिक्रिया करती हैं ऑक्सीजन से, तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रियाएँ भी को भी दर्शाती हैं। सोडियम और ये देखिए, सोडियम और पोटेशियम में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वायु से ऑक्सीजन की अभिक्रिया करती हैं यहाँ पर, इसमें कोई विस्फोट ना हो, आग ना पकड़ने पाए, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेज़ी से जलने लगते हैं। कॉपर में भी प्रज्वलित नहीं होता है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये पूछा जाता है, और इसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। देखिए HCl से भी अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया और पानी बना। और दूसरे वाले में देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके, जो कि क्षार है, और HCl अम्ल है, और सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया और पानी बनाया। तो जल के साथ अभिक्रिया करता है जब धातु। अब आता नेक्स्ट, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। और धातु ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड बना है जल से अभिक्रिया करके, उसके साथ
फिर ये जल से अभिक्रिया करेगा धातु ऑक्साइड, तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। गर्म जल के साथ क्रियाशील कौन धातु है? मैग्नीशियम है। तो ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई रिएक्शन देगा, नहीं तो नहीं। ये सब ये पूरे एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। केवल भाप के साथ जो क्रियाशील होती है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। जल के साथ कोई अभिक्रिया न करने वाला लेड, कॉपर और गोल्ड और सिल्वर। और कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाता है। अब सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बना लिया। कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह एल्युमिनियम और आयरन ने भी बनाया। जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब वे लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ऐसे आयरन है और HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? FeCl2 + H2। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके 2HCl MgCl2 बनाया। जिंक के साथ और एल्युमिनियम के साथ भी अभिक्रिया करके ये जिंक, क्रमशः जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। तो कॉपर, सिल्वर और मरकरी यानी पारा, Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कौन कौन नहीं करते हैं, कौन कौन करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। धातुओं के अन्य धातुओं के साथ जो अभिक्रिया होता है, धातु लवण विलयन से लवण विलयन, ये सब छोड़िए, के साथ धातु और क लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करके लवण विलयन और धातु का निर्माण होता है। देखिए, धातु अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कम घटती हुई सक्रियता नीचे की ओर तक आ जाती है। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। तो इस तरह से है इसमें, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी की आरोही क्रम में सूची। यहाँ पर देखिए, यानी बढ़ते से घटते हुए उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये याद करना पड़ेगा आप लोग, सक्रियता श्रेणी ये। तो अब यह है धातुएं की अधातुओं के साथ क्या अभिक्रिया है। तत्वों की अभिक्रियाशील संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। अब जैसे NaCl का निर्माण है, अब आप NaCl के निर्माण में देखिए, NaCl निर्माण। अब NaCl के ये NaCl है, NaCl का बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर NaCl को 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना बहुत कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत भी पड़ेगी और ये बहुत हार्ड वर्क है। तो अच्छा होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें। तो इसके तब 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर है त्याग कर देगा तो इसका बाहरी कोश क्या बनेगा? 8। बाहरी कोश में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी इसका ऑक्टेट या इसका अष्टक कंप्लीट हो गया, हम ये कहेंगे। उसी तरह से क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ये इसके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो इसके बाहरी कोश में कितना क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम प्लस आयन बन गया है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस चार्ज चढ़ेगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस चार्ज उसके ऊपर चढ़ेगा। तो 2 8 यानी ये सोडियम धनायन बना गया, और 2 8 8 यानी ये क्लोरीन आयन बन गया। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। तो इन दोनों के बीच Na+Cl- ये बना, ये इन दोनों के बीच जो बंध बना सोडियम क्लोराइड के, वो आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहा जाएगा। आयनिक, और ऐसे यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। विपरीत आवेशित आयन को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बंध करके ये अपना आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इनका गुणधर्म यह है कि भौतिक ये ठोस और कठोर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक
आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं। केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अविलेय होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, और जो नेक्स्ट टर्न को जो इसका शेष भाग हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।